तो हम शुरू कर देते हैं हमारा काम। तो हमने कल यहाँ तक हो गया था, लगभग विषम ज्वर तक, या सन्निपात हो गया। सन्निपात करना है। सन्निपात करना है, हाँ तो जी। चलिए सन्निपात से करते हैं। तो सन्निपात का जो है ये जो ज्वर है उसमें यानी ऐसा जो ज्वर है जिसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा होता है ना। तो सन्निपात का ये आदि, इसमें तुलसी के रस का सेवन करना होगा, और सहजन के पत्ते का रस, और पीपर का क्वाथ। राइट, तो जैसा अपन शेयर कर पा रहे हैं, शेयर में आपको किया हुआ है, इसके अंदर लिखा हुआ है। तो देखकर भी आप नोट्स बना सकते हैं, बनाते चलें साथ में तो ठीक रहेगा, क्योंकि ये अलग अलग पेज और ये तो खाली यहीं ग्रुप में रह जाना है। तुलसी के पत्ते का रस, हाँ जी, तो तुलसी के पत्ते का रस, सहजन का रस और पीपर का क्वाथ। क्वाथ की परिभाषा मैं आपको बता चुका हूँ। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण में 1/4 होता है, लेकिन आजकल 50% भी चल रहा है। तो अभी पानी का भी 4G 5G जो भी हम लोग लेंगे, 5G वाटर ले लेंगे, हमारे कर्नल साहब ने फरमा दिया है। तो उनकी बात हम, 5G का जमाना आ गया है। मैं भी नया फोन लाया हूँ तो वो 5G ही है। 4G का काम खत्म हो गया। पीपल है कि पीपर है? पीपर, कल भी हम लिख चुके हैं, दोबारा से पीपर। इसी पर हम चर्चा करें तो वो ठीक नहीं है। ओके। जीर्ण ज्वर, ऐसा ज्वर जो बहुत ज्यादा लंबे समय तक जाता नहीं है, और बहुत ज्यादा। अजीर्ण का मतलब क्या होता है? अजीर्ण का मतलब होता है इनडाइजेशन, और जीर्ण का मतलब होता है डाइजेशन। तो जो डाइजेस्टिव ज्वर है, मतलब ऐसा फीवर जो डाइजेस्टिव फीवर, इसको मतलब जो आपके हजम हो सकता है, मतलब आप उसको टॉलरेबल है, इसको क्या बोलेंगे आसानी शब्दों में? हाँ, टॉलरेबल है। तो इसमें मधु, मधु का मतलब शहद, वही पीपर आ जाएगा, मधु प्लस शहद। ठीक है। जीरे का चूर्ण, सीतोपलादी का चूर्ण, सौंठ का चूर्ण और मिश्री। अच्छा, ये क्यों मिलाया सीतोपलादी? आप कहोगे कफ नाशक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। एक्चुअली क्या है, इस ज्वर में सर्दी खांसी भी इंक्लूड हो जाता है, इसलिए इसको अपन मधु यानी शहद क्या करता है, सुखाने का काम करता है। और इसके साथ जब सीतोपलादी का एडिशन आता है तो बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन हो जाता है। और इसमें मुलेठी भी मिल जाती है, सौंठ भी मिल जाती है, तो बहुत बढ़िया हो जाता है। तो मुलेठी भी ले सकते हैं आप इसमें। इसमें किताब में नहीं है, मेरे अनुभव से मैं आपको बता रहा हूँ। सभी चीज़ें किताब में कई बार नहीं मिलती हैं, कभी ध्यान आ जाती हैं, तो मैं बता देता हूँ। क्लियर हो गया? अतिसार, अतिसार। अब ये ज्वर का चैप्टर तो यहाँ पे लगभग अब खत्म हो गया है। अतिसार का मतलब दस्त, जब दस्त ज्यादा लग जाते हैं, तो किसी औषधि को जब हम ले रहे होते हैं तो किसके साथ ले सकते हैं? मट्ठा के साथ ले सकते हैं। अनुपान के विषय में ज्यादा नहीं ले सकते मट्ठा, ये भी याद रखना, ज्यादा मट्ठा नहीं लिया जाता। अतिसार जो है, दस्त लग जाए किसी को, तो मट्ठा कम मात्रा में और पतला वाला मट्ठा चलेगा। पानी या छाछ, पानी और छाछ को मिला के जो पतला करके मट्ठा बनाते हैं वो। उसके बाद में बेल की
गुद्दी, बेलगिरी का जो मुरब्बा आता है ना बाजार में आपको, वही बेल, इसका जूस भी हम लोग गर्मी के दिनों में पीते हैं। ये पेट के लिए अच्छा। एक्चुअली ये अतिसार जो होता है वो पेट की गर्मी के बढ़ने के वजह से होता है। तो हमारा पेट का जो टेम्परेचर है 37 डिग्री है, आप नोट करके रख सकते हैं इसको। -2 डिग्री आपके नाभि के नीचे का 2 से 3 डिग्री अंदाजन नीचे रहना चाहिए टेम्परेचर, नाभि से नीचे का। तो जब भी ये समानांतर हो जाता है या कभी कभी इससे भी ऊपर हो जाता है, तब ये स्थितियां देखने को मिलती हैं। यानी ऑल बॉडी का टेम्परेचर 37 प्लस 38 के ऊपर चला जाए तो ये ऐसी व्याधि देखने को मिलेगी, अतिसार। नाभि सरकने की वजह से भी अतिसार होता है, ये भी मैं आपको बता दूं। लेकिन ये इसका प्रयोग मैं आपको नाभि तो सबकी सरकती है रोज, दिन में सबकी सरकती है और सबकी वापस अपनी जगह आ जाती है। ये गाड़ी का, आपकी जो ये जीवन की गाड़ी है, ये इसका वो पिस्टन है जो इंजन के पिस्टन की तरह आगे और पीछे होता रहता है। आगे पीछे ऊपर नीचे होता रहता है, राइट। लेकिन समस्या यही आती है कि जब इसमें ड्राइनेस आ जाती है, इसका जो फ्यूल होता है वो हो जाता है खत्म और वो ड्राई बढ़ जाता है वहां पे। यानी वहां पे वात की जब वृद्धि हो जाती है, तब ये नाभि अपनी एक जगह जब कहीं इधर उधर जाती है और वो वहीं चिपक जाती है, राइट। तो इसका फ्यूल खत्म हो जाता है ना, जब जैसे जोड़ों का आपके फ्यूल खत्म हो जाता है तो जोड़ भी चिपकने घिसने लगते, कटने पटने लगते हैं। क्लियर यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख भी लिया होगा आपने। तो यहाँ पर क्या, अतिसार में वही कहानी है कि उसमें थोड़ा सा लेस कम हो गया होगा, नाभि का इधर उधर डिगना हो गया होगा। तो ये मिश्री क्या कर रहा है उसमें, मधु है, मीठा है, ये मीठी चीजें अंदर जा करके थोड़ा सा उसमें लेस और टेम्परेचर को कम कर देती हैं और वहाँ पे लेस भी पैदा करती है, नाभि इधर उधर सरक जाती है। तो दवाओं से थोड़ा समय लगता है, लेकिन हम हाथ से बहुत जल्दी इसको ठीक कर सकते हैं। ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल का विषय है। कई और थेरेपियां हैं जिसको न्यूरोथेरेपी भी बोलते हैं, और न्यूरोथेरेपी से हम 2-5 मिनट में इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। ज्वर को भी उतार सकते हैं 15-20 मिनट के अंदर। हम कैसा भी बुखार हो, नहीं उतर रहा है तो हम उसको उतार सकते हैं न्यूरोथेरेपी के द्वारा। अतिसार का हो गया, अब आगे बढ़ते हैं अपन। संग्रहणी, आईबीएस जिसको बोलते हैं, संग्रहणी। एक तो ग्रहणी है आयुर्वेद में, एक संग्रहणी, राइट। तो ग्रहणी भी वही है, संग्रहणी भी वही है, आप ऐसा मान के चलें, क्योंकि समस्या लगभग उसमें वही है। संग्रहणी में आईबीएस जिसको बोलते हैं आप लोग, और उसमें ये होता है कि 2-3 दिन आपका पेट साफ रहेगा, 2-3 दिन फिर खराब हो जाएगा, फिर 2-3 दिन फिर ठीक हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा या दस्त हो जाएंगे, फिर 2-3 दिन ठीक हो जाएगा। आप सोचते हैं कि मैं दवाई से ठीक हो रहा हूँ, दवा से नहीं, वो नेचुरली अपने आप ठीक हो जाता है। आप दवा नहीं लेंगे तब भी वही कहानी है, और लेंगे तो भी वही कहानी। जैसे हमारे गुरुजी बोलते थे, यार जुकाम की दवा क्या लेना, दवा लोगे तो 7 दिन में ठीक हो जाओगे, नहीं तो हफ्ते भर में तो वैसे ही ठीक हो जाओगे। तो लेकिन ये परमानेंट समस्या बनी रहती है, तो इसको हमेशा
ठीक रखने के लिए, यानी वही कहानी है, नाभि में ड्राइनेस की कहानी है, टेम्परेचर वहां का बढ़ने का। ये नाम हमने अलग अलग दे दिए हैं, बाकी समस्या वहीं के वहीं, राइट। तो वही समस्या है, उसके नाम हमने अलग अलग दे दिए गए हैं, बस इसको ऐसा मान के चलना है। तो संग्रहणी में क्या है, दही का पानी, छाछ, ये दही का पानी या छाछ, दही होता है ना, दही, ये दही लिया और दही को क्या करना है, ऊपर पोटली में बांध के टांग देना, इसमें से बूंद बूंद पानी जो टपकता रहेगा टपकता रहेगा टपकता रहेगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा है पेट की समस्याओं के लिए, और अंदर के जो नाभि के नीचे के टेम्परेचर को कम करने में ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोई और चीजें ऐसा काम नहीं कर सकती, कोई दवा नहीं कर सकती ऐसा काम जो दही करता है। प्लस मोटापे को भी कम कर देता है, बहुत सारी प्रॉब्लम को दूर करता है ये। दही के पानी और दही पर फिर कभी अपन एक विषय बहुत बड़ा लंबा है, अलग से सेशन ले सकते हैं इसके लिए। एक कोरिया क्या है दादा? जी, कोरिया कोरिया की छाल होती है एक, ये आप इसको मिल जाएगा, मतलब वो पेड़ होता है, उसका जो तना होता है उसकी ये छाल होती है। ओके दादा। तो आप उसको पंसारी के यहाँ पे बोलेंगे जाके तो दे देगा वैसा, है ना। तो दही का पानी, छाछ, ये चीजें हम इसको ले सकते हैं। छाछ भी पतली वाली, गाढ़ी थोड़ी सी भी लेंगे तो गड़बड़ कर जाएगा। खूनी बवासीर, खूनी बवासीर के लिए मक्खन मिश्री, जो दवा लेनी है ये उसके अनुपान के विषय है जिसके साथ हम दवा ले सकते हैं। आप बोलोगे कि मान लो डॉक्टर ने हमको कह दी कि पुड़की है आयुर्वेद की, इस पुड़की को खोल रहे हैं, कैसे, किससे लें, पानी से लें, क्या से लें, तो हम दही के पानी से उसको ले सकते हैं। संग्रहणी है तो दही के पानी से लेंगे तो अच्छा। अभी आपको यूं भी लगेगा मैं तो खाली पेट हूँ, अब मैं दवा ले तो मेरे को भूख लगेगी, 2-3 घंटे मेरे को रुकना पड़ेगा, तो आपको खाली पेट भी न रहना पड़े, आपकी समस्याएं भी ठीक हो जाए, तो उसमें दही का पानी आपको न्यूट्रिशन वैल्यू भी दे देगा, आपकी दवा भी कर देगा और सहयोग भी कर देगा उस दवा का, राइट। खूनी बवासीर में देखते हैं तो मक्खन अच्छा काम करेगा। वही कहानी है, आपकी अपान वायु खराब हो गई है, उसके कारण ये सब हो रहा है, पेट का टेम्परेचर जो है गड़बड़ा गया है। बवासीर वात की भी होती है, कफ की भी होती है, और पित्त की भी, अलग अलग बवासीर का अलग अलग रहता है मामला। शायद मैं आपको लिखा चुका हूँ या नहीं, पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। लिखा दिया होगा तो आप बता देना। फिर से रिपीट कीजिएगा, क्या दादा बोले? बवासीर वात की, पित्त की, कफ की, तीनों की बवासीर अलग अलग होती है। ना तो ना, नहीं मक्खन, लिखवाए दादा, इसको हाँ लिखवा जी, दीजिए। इसे नहीं हाँ, लिखवाए हैं आप नहीं लिखवाए हैं इसको। अच्छा नहीं लिखवाए, हम्म। कोई बात नहीं। अब वो अलग अलग तरह की, कई तरह की क्लासेस होती है ना, तो कहीं कुछ चैप्टर निकलता है तो लिखवा दिया होगा, किसी को ध्यान नहीं रहा होगा। अभी हम तो मास्टर बन के रह गए ना। चलिए, खूनी बवासीर की चर्चा करते हैं। मक्खन, इसमें मक्खन बहुत बढ़िया काम करता है, मिश्री भी अच्छा काम कर सकता है, आंवले का मुरब्बा काम कर सकता है, और नाग केसर का चूर्ण भी काम कर सकता है। तो इसके नाग केसर, आंवले का मुरब्बा, मक्खन, मिश्री, मैंने आपको बताया ये बॉडी में ड्राइनेस की कहानी है, बवासीर, मंदाग्नि, संग्रहणी, अतिसार, मंदाग्नि नहीं, संग्रहणी, अतिसार, जीर्ण ज्वर, ये सब क्या है, पेट में खुश्की हो गई है, वहां का टेम्परेचर बढ़ गया है, तो ये सारी देखिए मक्खन भी क्या कर रहा है वहां पे, खुश्की को दूर करेगा जाके। मिश्री भी क्या कर रही है, वही काम कर रही है। आंवला भी तासीर में ठंडा है, देख लो, है ना, ये सब टेम्परेचर को कम करने वाली चीजें हैं।
तो आयुर्वेद पूरा वैज्ञानिक है सारा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें अवैज्ञानिक तक कुछ छुपी हुई है। नाग केसर का चूर्ण है, ये भी एज इट इज बढ़िया सा काम करेगा। तो इन सब के साथ में हम ले सकते हैं। सर एक ये चावल का क्या है, ये चावल का धोवन? हाँ, चावल का धोवन, बिल्कुल। चावल का धोवन अभी बताते हैं। चावल का धोवन उसे बोला जाता है कि चावल होता है ना हमारे यहाँ घर के अंदर, तो हम जब उसको रात को पानी में भिगो के रख देते हैं कि भाई सुबह आराम से पक जाएगा, आसानी से तो गल जाएगा, थोड़ा बहुत हल्का हो जाएगा, है ना। तो वो एक आध उबाल में जल्दी से पच जाएगा, तो हम रात को भिगो के रखते हैं। तो वो जो रात को भिगो के चावल को रखते हैं, वो चावल का धोवन कहलाता है। अब उसको रगड़ के धो लो, ओके। और वो जो पानी बचेगा वो धोवन कहलाएगा। तो ये चावल का धोवन ऐसे बनता है। अजीर्ण में चर्चा करते हैं। अजीर्ण में गर्म जल, यानी इंडाइजेशन हुआ है, यानी अग्नि तत्व आपका खत्म हो गया है वहां पर, तो गर्म जल वहां पे, तो कोई भी औषधि लेनी होगी, गर्म जल के साथ आप फंकी लगाओगे तो वो बढ़िया काम कर जाएगी। जैसे हर्ड या त्रिफला या मुलेठी है ना, इन सबको गरम गर्म जल के साथ में लेंगे तो अजीर्ण को दूर करने में फायदा करेगा। भुनी हुई हींग, ये भी अजीर्ण के रूप में, अजीर्ण में हेल्प करती है। सेंधा नमक, मट्ठा होता है, मट्ठे में सेंधा नमक डाल दो, ये हींग भी डाल दो भून करके, और गरम जल थोड़ा सा, मतलब गरम जल अलग से ले लो, या मट्ठे के अंदर ये हींग और भुनी हुई हींग और सेंधा नमक डाल करके अलग से आप ले सकते हैं। हाँ, नींबू और गरम जल का प्रयोग आप अलग से कर लो। या तो मट्ठा ले रहे हो तो मट्ठी को रहने दो, मट्ठी को अलग से ले लो, तो सेंधा नमक और भुनी हुई हींग और गरम जल में नींबू डाल करके आप इस्तेमाल कर लेंगे, तो ये खाना खाने के बाद आपका अजीर्ण की समस्या जो है वो हटाएगा, समाप्त करेगा मतलब। प्याज या पुदीने का रस, वही मैंने कहा, टेम्परेचर बढ़ जाता है, रेडिएशन बढ़ जाता है, तब भी ये बॉडी के अंदर टेम्परेचर, टेंशन के साथ में ब्रेन में कोई टेंशन चल रही है, उसको टेंशन को ये रिड्यूस करने में हेल्प करता है, प्याज पुदीना। तो पुदीने का रस, सौंफ या अजवाइन का पानी, ये हम अजीर्ण में ले सकते हैं। अब ये कोई दवा लेनी है। अजीर्ण का लक्षण बता सकते हैं क्या? है जी, अच्छा। अजीर्ण का लक्षण बता सकते हैं क्या? देखिए, अजीर्ण, अ का जीर्ण, अ को हटा दो, जीर्ण का मतलब पाचन, अजीर्ण यानी अपचन, अब राइट। ओके। जी जी। तो डाइजेशन और इनडाइजेशन, ठीक है। जी जी। अगली अगले वाले को लेते हैं, अग्निमांद। तो अग्निमांद उसे कहा जाता है जब हमारी जठराग्नि कमजोर हो जाती है, खाना पचता नहीं है ना। तो जो दीपन वाली औषधियां हैं वो सारी इसमें अग्निमांद को ठीक करने का काम करेगी। तो गर्म पानी भी, गर्म पानी सबसे अच्छा है। जब भी अग्निमांद हो, भूख कम लग रही हो, तो गर्म पानी आप पिलाएं, वो सबसे अच्छा प्रयोग। और बढ़िया काम करना है तो मुनक्का ले लो, उसको रात को पानी में भिगो के रख दो, और उस मुनक्के को सुबह उठ के उसी पानी में उबाल लो। उबाल करके मुनक्के को अच्छे से मथ लो उसमें,
उस पानी को पी लो, बढ़िया सी भूख लगेगी, हीमोग्लोबिन बढ़ा देगा और बहुत सारी प्रॉब्लम को ठीक करेगा, बहुत सारी अनगिनत परेशानियां। हैजा के बारे में देखते हैं। हैजा तो जो उल्टी और दस्त की बीमारी जो हो जाती है वो हैजा। अमृत धारा मिलती है आयुर्वेद के अंदर। अमृत धारा है प्याज का रस या पुदीने का रस, अमृत धारा, इनको मिला के भी आप ले सकते हैं या खाली अमृत धारा का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। सौंफ, सौंफ का अर्क भी ले सकते हैं, अजवाइन का अर्क भी ले सकते हैं। तो एक तो गौमूत्र के साथ में सौंफ और अजवाइन का अर्क आता है, इन दोनों को मिला के भी आप ले सकते हो, लेकिन उससे 3 से 4 गुना पानी मिला के, बॉइल वाटर मिला के लेना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया ये करो कि सीधा सौंफ का और अजवाइन का गर्म पानी करके उबाल लो, रस बना लो, मतलब इसका वही काढ़ा नुमा क्वाथ, और इसके अंदर जो है थोड़ा ठंडा करके इसमें पुदीने का रस मिला लो, क्योंकि पुदीने का रस गर्म में नहीं मिलाया जाता है। फिर थोड़ा सा प्याज का रस मिला लो 1 चम्मच, और 1 से 1.5 चम्मच अमृत धारा डाल लो। प्याज जिनको नहीं सूट करता वो प्याज ना लें, जिनको आवश्यक नहीं है वो ना लें। तो इनको क्या करना है, आप डाल करके सिप सिप करके पीना, धीरे धीरे, मतलब 1 घूंट लेना है, 1 घूंट भरने के बाद में मुंह में 30 सेकंड तक रखना है, उसको हिलाना है, फिर उसको पी जाना है। फिर मुंह में, ये जितने भी अनुपान वाली जो मेडिसिन हैं, ये सहायक मेडिसिन है, मतलब सहायक दवाएं हैं, लेकिन ये सहायक भी खुद कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, खुद मतलब मेन मेडिसिन तब बन जाती हैं जब आप इसको मुंह के अंदर रख लो 30 सेकंड तक, 40 सेकंड तक, ऐसा करके, और फिर आप उसको पियोगे। ये सहायक नहीं, फिर ये खुद ही अपने आप में परिपूर्ण मेडिसिन हो जाते हैं। आयुर्वेद कहता है कि आप उपयोग पर, जो हमारा जो एक जो विषय है, एक तो आयुर्वेद कहता है मध्यम रहो, दूसरा उपयोगकर्ता पर निर्भर करता है कि कौन औषधि का वो क्या उपयोग कर रहा है ना। तो उपयोगकर्ता जो है उस पर डिपेंड करता है कि उस तरह का इस्तेमाल दाढ़ी बनाने के लिए करता है, या एकदम कटवट लगाने के लिए करता है, या किसी का गला रेतने के लिए कर सकता है ना, सब कुछ हो सकता है ना। चोर के हाथ में दे तो रात को आएगा उठा करके आपका गर्दन भी काट जाएगा, सारी नोटों की गड्डियां भी उठा ले जाएगा। तो उपयोगकर्ता पर निर्भर करता है सारी चीजों का। कृमि रोग, जो पेट में कीड़े हो जाते हैं, वॉर्म्स हो जाते हैं, आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों के चुनूने काटते हैं, पता नहीं क्या क्या ऐसी भाषाओं का हम लोग प्रयोग करते रहते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषा है। इसकी पहचान क्या, कि बच्चों के पेट में कीड़े हो गए, वैसे तो बच्चों के ज्यादा होते हैं, बड़ों के तो होते ही हैं, लेकिन इतने नहीं है जितने बच्चों के ज्यादा होते हैं, क्योंकि बच्चे को ज्यादा मीठा खाना पसंद है, बड़ा आदमी खाता नहीं है। बच्चा ही ज्यादा दूध पीता है, बच्चा ही ज्यादा मीठा खाता है, टॉफी भी वही खाता है। तो जहाँ टॉफी मीठा सब होगा, वो कीड़े को भी वही चाहिए खाने को, तो वो वहां पे अपना अड्डा बना लेते हैं। तेज मिर्ची वाली चीजें उसको खाने पसंद नहीं है, कीड़े को भी और बच्चे को भी पसंद नहीं है, तो बच्चा खाता नहीं है। खट्टा बच्चा नींबू का पानी पीता नहीं है, जो कीड़े मरे हैं, या कोई कड़वा चीजें खाता नहीं है वो, उसको तो मीठा ही चाहिए। करेले की सब्जी दे दो, फिर देखो नाक मुंह सकोड़ लेते हैं बच्चे। तो कुल मिला के कृमि रोग जितना भी है, इसको कड़वी चीजों से हम निपटा सकते हैं। पता नहीं,
हो गया सर। कैलाश खंडेलवाल, पता नहीं क्यों ये बार बार मिस कॉल, सुबह भी क्लास के टाइम मिस कॉल। अपने यहाँ का तो कोई नहीं है ना बंदा ग्रुप का? नहीं नहीं नहीं, हम लोग जानते भी नहीं। हाँ पता नहीं कौन। मैसेज है जब क्लास मत उठाइए। नहीं है ना, जब क्लास का टाइम होगा, जबकि मैंने उसको मैसेज करके बोल दिया है भाई क्लास के टाइम पे नहीं करना। तो काम के टाइम पे कोई बोलता है ना बीच में, फिर मेरे को भयंकर वो आ जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ फिर मैं। एक टाइम में एक काम करो, अच्छा करो बस। क्रमी के बारे में अपन देखते हैं तो भाई बिडंग चूर्ण होता है और मधु, यानी हाँ ये मधु जो है ना, मधु आपको लगता होगा ये तो बड़ा मीठा मीठा चीज है, नहीं ये भी कृमि नाशक है। अब बड़ी विचित्र चीज है ना, आप कहोगे तो मीठा है, इसका प्रथम तह स्वाद मीठा है लेकिन कड़वा कषाय भी है इसमें। तो कृमि नाशक का काम करता है, कृमियों को सुखा देता है। इन्फेक्शन कहीं भी हो जाए ना तो इसको लगा दो। अच्छा एक और चीज है, एक मेडिकल जर्नल में आर्टिकल आया था, भैया जरा अपना वो ऑफ कर दीजिए, जिसका भी खुला रह गया है बैकग्राउंड म्यूजिक बंद कर दीजिए। तो ये जो हमारा शरीर के अंदर जो हम ऊपर से लाल दवा लगाते हैं ना, जब कहीं कट जाता है, फट जाता है, जल जाता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो लाल दवा लगाते हैं। ये लाल दवा जो है या टिंचर विंचर जिसको बोलते हैं आप लोग, या क्या बोलते हैं इसको, एक और नाम देते हैं ना, तो ये जो लाल दवा है ये इससे कहीं ज्यादा 3 गुना पावरफुल ये शहद है। आपको कहीं घाव सुखाना हो तो इसको हल्का सा गर्म पानी के साथ में मिला के लगा दो, फिर देखो कमाल। और पी लो और लगा भी दो, और नहीं तो सीधे ऐसे भी लगा सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं। इन्फेक्शन को सुखा देगा और वहां पे टिंचर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टाँके वगैरह लगाते हैं कई लोग, टाँके के ऊपर पट्टी करनी पड़ती है, तो आप इसको भी लगा सकते हो। और नहीं तो नीम के चूर्ण के साथ, नीम के पत्ती के चूर्ण के साथ मिला के लगा दो पेस्ट बना के। और भी मजा करना है तो हींग के साथ लगा दो, और बढ़िया करना है तो इसमें हर्ड भी मिला दो, हींग भी मिला दो, और आंवला भी, आंवले का पाउडर हल्का सा बिल्कुल पिसा हुआ बारीक होना चाहिए बस पाउडर, तो इनको थोड़ा थोड़ा एक एक चुटकी डाल के डाल दो, फिर देखो कैसे नहीं सूखता है, 1-2 दिन में घाव वाव सब गायब। एक हमारे मित्र हैं कन्वल साहब, गोल्फ खेल रहे थे, आजकल सीओ लगे हुए हैं वो पंजाब में। अब उनका क्या हुआ कि जो बॉल होता है पटेला जिसको बोलते हैं, दोनों जो हड्डियां अपनी जुड़ती हैं, व्यक्तिगत विषय है इसलिए नाम नहीं लेना चाहता, किसी का भी नाम नहीं लेता हूं मैं, व्यक्तिगत विषय, ये मेडिकल प्रोफेशन के खिलाफ भी है। तो ये जो पैर होता है ना, पैर पैर का, वो खेलते हुए उनका ये ग्राउंड में पटेला जो है थोड़ा सा स्लिप उठ के 3 टुकड़ों में जर्क होके टूट गया। यानी दोनों घुटनों को, हड्डियों को जोड़ने का जो कवर का काम करता है ये ऊपर, टोपा जो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, और क्या हिंदी भाषा में, साधारण भाषा में क्या बोलेंगे, हम तो मेडिकल में पटेला बोलते हैं। तो ये टूट गया था,
ये टूट गया तो हमने केवल एक ही काम किया, उनको कह दिया गया कि 2 से 3 दिन में इसमें इन्फेक्शन फैलेगा, और यहाँ पर RR हॉस्पिटल वालों ने उनको कह दिया, दिल्ली वालों ने, कि साहब जो है ये इसके ऊपर इसका ऑपरेशन होगा और इनको हड्डियों को जोड़ा जाएगा फिर से, और इसको 6 महीने तक आपको बेड रेस्ट पे रहना पड़ेगा। ये प्रोसेस बता दिया था। मैंने कहा आप कुछ मत करिए, जैसे आप पैर को सीधा रखते हैं ना, बस ऐसे कैसे सीधा रख करके इसके ऊपर ये जो आपको लेप बताया ना अभी, बस वो ही लगाने को बोला था। 3 दिन बाद में वो आराम से मूवमेंट करने लग गए, चलने फिरने भी लग गए। तब कहाँ प्लास्टर, ऑपरेशन, 6 महीने का बेड रेस्ट और ये मूवमेंट। कभी वो रजामंद होंगे तो उनको अपन अपने कार्यक्रम में बुला के उन्हीं से ये बात पूछेंगे कि आपके साथ क्या घटनाक्रम गुजरा। वो अपने आप बताएंगे, हालांकि वो सबको बताते हैं, लेकिन फिर भी। तो क्या चूना लगाया था, और लगाया था तिल का तेल, और लगाया था उसके अंदर शहद, दालचीनी का पाउडर, हींग, और ये अश्वगंधा 1 चुटकी, सब 1-1, 2-2 चुटकी पाउडर था। और उसके बाद में 1 चुटकी ऊपर से आंवले का पाउडर, और इन सब का पेस्ट बनाया शहद में, और ऊपर लगाया। 3 दिन पान के पत्ते में टोपी पे लगा दिया, उनके यहाँ पे पैर की कैप जो है, घुटने का जो कैप होता है, यहाँ पे लगा के, और बिल्कुल मैंने कहा सीधा ही रखना, आप हिला डुला मत देना, नहीं तो टेढ़ा वेढ़ा जुड़ जाएगा तो आपको तकलीफ करेगा। हल्का सा, बहुत ज्यादा क्रैक नहीं था, पर वो डॉक्टर ने बोल दिया था कि भाई ये अलग भी हो सकता है, आप मूवमेंट मत करिए, तो ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा कुछ भी हो। तो कहते हैं 3 दिन में जुड़ गया, लेकिन मैंने उनको कहा 3 दिन आप गलत फहमी मत पालिए, कम से कम 5-7 दिन आप बेड रेस्ट करिए, छुट्टी मनाइए घर पे। तो 3 दिन में वो मूवमेंट करने लग गए थे। ये सारी चीजें इतनी बढ़िया काम करती हैं, हम लोगों को आजमाने की आवश्यकता है, तो आजमाएं और देखें सब लोग। चर्चा करते हैं कृमि के बारे में। तो कृमि के बारे में हमने, अनार की जड़ भी बढ़िया काम करती है। और क्या काम करता है, अनार की जड़ का जो क्वाथ होता है बहुत बढ़िया काम करता है। अनार के पत्ते भी काम करते हैं, और पलास जो होता है ना, पलास का बीज है, जिसको पीस करके उससे बना शरबत जो होता है वो हम दे सकते हैं। मतलब आप ये मत सोचिए कि मुझे कुछ नहीं मिलता है, ये सब चीजें क्या है, कड़वे रस और कसेले रस वाली चीजें हैं। तो कड़वा, कसेला, तीखा, जहां भी आपको मिलता है ये 3 रस, वो सब चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दिमाग में केवल यही रखना है हमको 6 रसों के बारे में। इतने सारी लिस्ट को आप याद रख नहीं सकते, ना मैं रख सकता हूँ, कभी मौके पे कुछ चीजें याद आती भी नहीं है। केवल ये ध्यान रखो कौन सी चीज में क्या क्या रस अवेलेबल है, बस ध्यान केवल रखना। 6 रस हैं, 6 रसों का प्रयोग करना है, और गुण है 20 गुणों के हिसाब से 6 रसों की चिकित्सा और प्रकृति है। भाई ये 3-4 चीजें हैं जो सारी आयुर्वेद में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती। पांडु रोग की चर्चा करते हैं तो इसमें त्रिफला चूर्ण बढ़िया काम करता है, यानी क्योंकि लीवर से जुड़ी बीमारियां है। पांडु रोग में पीलिया हो जाता है, इसमें एल्बुमिन वगैरह ये क्या बोलते हैं बढ़ जाता है, तो ये बिलुरुबिन, सॉरी एल्बुमिन क्या, बिलुरुबिन। आरबीसी डेड होने लगते हैं। आरबीसी की जो साइकिल है 120 दिन की होती है, लेकिन ये आरबीसी 120 दिन के बजाय पहले ही डेड हो करके ये, तो क्या होता है कि ये जो भी आरबीसी डेड होते हैं, लीवर क्या करता है, इसको कब्रगाह जो हमारी बॉडी के अंदर है, आरबीसी की कब्रगाह, ग्रेवयार्ड जिसको बोलते हैं, वो है स्प्लीन। स्प्लीन में इसको भेज दिया जाता है। स्प्लीन इसको क्या करता है, आरबीसी को खा जाता है, खा करके स्प्लीन जो है इसको डिवाइड करता है। क्या करता है,
उसमें से आयरन का कंटेंट बाहर निकाल लेता है। आयरन तो बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेता है। अब इसके अंदर जो येलोनेस जो आती है वो कंटेंट्स, वो प्लाज्मा जिसको बोलते हैं, उसको वो रिलीज करके वापस लीवर को भेज देता है। ये ही बिलिरुबिन है। और ये ही शरीर में जब ज्यादा बनने लगता है, आरबीसी से डेड होएगा, स्प्लीन में जाएगा और ये बढ़ने लगेगा। ये बढ़ते 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 शरीर में इतना बढ़ जाएगा कि आरबीसी डेड होते जाएंगे और ये इसकी मात्रा बढ़ती जाएगी। और रिलीज जब ज्यादा होगा स्प्लीन से और लीवर में जाएगा, लीवर से ब्लड में जाएगा, ब्लड में जाने के बाद में ये सर्कल, पूरा साइकिल पूरी बॉडी में फैल जाएगा। यही पीलिया रोग, राइट। तो बड़े आसानी से हमको समझ सकते हैं पीलिया रोग के। और भी कई तरीके हैं पीलिया रोग होने के, एक ये तरीका ये भी है, और भी कई इसके प्रकार हो सकते हैं। और इसको व्यक्त करने की अलग अलग और तरीके भी हो सकते हैं। तो मैंने इसको अपने तरीके से शॉर्ट में समझाने का प्रयास किया। तो इस प्रकार के पांडु रोग यानी पीलिया, पांडु भी 3 प्रकार का है। तो त्रिफला इसमें चूर्ण बढ़िया काम करता है। त्रिफला चूर्ण उसको मधु से यानी शहद के साथ में लेते हैं तो बढ़िया काम करता है। त्रिफलादि क्वाथ, इसका क्वाथ भी बना के यूज कर सकते हैं। ये एक बात बताऊं, मैंने बहुत सारे डॉक्टर जो साउथ के जो डॉक्टर्स हैं या राइटर्स हैं, जिनकी भी हम स्टडी करते हैं और कंपेरेटिव स्टडी करते हैं, तो नॉर्थ के जितने भी डॉक्टर्स हैं आयुर्वेद के और जो साउथ के, इनकी प्रैक्टिस में दोनों में अंतर मिलता है। क्यों मिलता है अंतर? जो गर्म प्रदेशों में रहते हैं उनकी प्रैक्टिस में और जो ठंडे प्रदेशों में रहते हैं उनके भी अंतर मिलेगा। दवाइयां वही है, लेकिन कुछ दवाइयां वो प्रयोग कर रहे हैं वो साउथ वाले नहीं करते। नॉर्थ वालों को मैंने देखा है ज्यादातर भस्म का प्रयोग करते हैं ये लोग। जितने भी आप यूपी में चले जाओ, बिहार में चले जाओ, इस एरिया में आपको भस्म वाले प्रयोग ज्यादा मिलेंगे। ये भस्म, लो भस्म, ताम्र भस्म, ये तरह तरह की भस्म, भस्मों का ज्यादा प्रयोग होता है। जबकि साउथ में चले जाओ वहाँ भस्मों का कोई काम ही नहीं है, जैसे वो जानते ही नहीं है भस्म, भस्म क्या होती है। जबकि ऐसा नहीं है। वो नॉर्थ में आते हैं वही लोग डॉक्टर, साउथ वाले, तो वो यहाँ पर आकर के वो भस्में देने लग जाते हैं। तो यानी एक स्टडी का विषय ये है कि कुछ चीजें उसी की साउथ में क्वाथ के रूप में काम करते हैं। जैसे त्रिफला है, त्रिफला आता है क्वाथ के रूप में काम करता है, अच्छा काम करता है। यानी कि जहाँ मॉइस्चर हो या गर्म प्रदेश हो उस जगह पर ये अच्छा काम करेगा। क्वाथ के रूप में किसी दवा को देना श्रेष्ठ रहेगा। क्यों होता है? इसमें अग्नि संस्कार हो जाता है तो ये पचने में आसान हो जाता है। मैं आपको वैज्ञानिक तथ्य इसका बता रहा हूँ। नॉर्थ में लोगों का पाचन अच्छा है तो वो ऐसे भी खा लेते तो उनको पच जाता, फंकी लगा लेते हैं तो उनको हो जाता है। तो ये औषधि का पचना भी जरूरी है। औषधि पेट में जाकर के पाचन होता है, और जिसकी पाचन क्रिया ज्यादा खराब है उसको क्वाथ नॉर्थ में भी दिया जाता है। तो आजकल तो ज्यादातर लोगों की पाचक अग्नियां खराब है, इसलिए तो बीमारियां आ रही हैं। तो क्वाथ मेरे को ज्यादा श्रेष्ठ लगता है बजाय किसी चूर्ण के। वो चूर्ण आज के युग के हिसाब से थोड़ा कम श्रेष्ठ लगता है। तो आप क्वाथ पर ज्यादा ध्यान दें। ऐसे ही पुनर्नवा जो होता है, इसके पत्तों का रस भी होता है, वो भी बढ़िया काम करता है। कुटकी का चूर्ण भी करता है। कुटकी का चूर्ण भी ले सकते हैं, क्वाथ बना के ले सकते हैं। तो ये इस तरह से पांडु रोग में ये फायदा करने वाली चीज है। कामला, कामला भी ये पांडु रोग का ही प्रकार है। आयुर्वेद में कामला इसके आगे की कहानी है। पांडु रोग जब बिगड़ जाता है तो ये कामला हो जाता है। यानी आपके शरीर में पीलापन आया है वहां तक ठीक है, लेकिन ये पीलापन जब स्प्लीन से होकर के गुजर के आरबीसी की साइकिल को ब्रेक करने लग जाए बहुत ज्यादा, तो ये कामला अति घातक है। ये बहुत कठिन रोग है। पांडु रोग तो आपका जॉइंटिस जिसको बोलते हैं ये तो हो जाता है। अभी हेपेटाइटिस जिसको बोलते हैं ना, ये कामला, उससे आप तुलना कर सकते हो, आपको हेपेटाइटिस बोल सकते हो।
तो ए बी सी, जिसमें ए तो ये पांडु रोग हो गया, बी और सी में आप कामले का अभी आधुनिक विज्ञान के हिसाब से स्वरूप देख सकते हो, सी के अंदर देख सकते हो, ई में भी देख सकते हो, है ना। ये इसके ऐसे स्वरूपों में इसका जो लक्षण है उनको जब पहले करते हैं ना, ये सामने आती चीजें। रक्त पित्त, रक्त में पित्त की बाहुल्यता हो जाती है। ये अड़ूसे के जो पत्ते होते हैं इनका भी क्वाथ काम करता है। अनार का रस बढ़िया काम करता है। गूलर का रस, गूलर का फल जो है वो भी काम करता है। दूर्वा का स्वरस, जो घास है, दूर्वा यानी जो गणेश जी को चढ़ती है, हमारे जितने भी देवी देवताओं को जो भी चीजें चढ़ती हैं वो सब दवा हैं, औषधि हैं, ये याद रखिएगा। तो हम गाना गाते हैं, भजन गाते हैं, फूल चढ़े पान चढ़े, तो पान भी औषधि है, फूल भी औषधि है, और चढ़े मेवा, मेवा भी औषधि है। तो मेवा क्या, ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं। लड्डवन को भोग लगे, तो लड्डवन का भोग यानी लड्डू भी, दूध के जो लड्डू होते हैं वो औषधि है। किसकी औषधि है? अल्जाइमर की, राइट। लेकिन बनाने का थोड़ा सा तरीका आपको बदलना होगा। और चढ़े मेवा, तो इस तरह से हम जो भी हमारी औषधियां हैं, बेलपत्र हैं, भगवान को चढ़ता है, शिव जी को, ये सब जो चढ़ने वाली चीजें हैं ये सब औषधियां हैं। इन्हीं को पंडित जी सूख जाते थे, उसको भभूत बना के या फिर हमारे उसमें डाल करके जला करके तो इनकी भस्म हो जाती थी। यही भस्में जो है हमको भभूत के रूप में दे दी जाती थी। तो पेट के रोगों में ये सारी बढ़िया काम करती थी। आपका इंडाइजेशन वगैरह सब ठीक हो जाएगा, तो ये सारी प्रॉब्लम आपकी सारी ठीक हो जाती थी। आप सोचते थे भगवान का चमत्कार हो गया है, तो ये विज्ञान है, भगवान का चमत्कार तो है ही। उनका आशीष लेते रहें, सब लोग प्रार्थना करें, वो हमारे आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। लेकिन विज्ञान से जुड़ा हुआ विषय मैंने आपको बता दिया, वहाँ विज्ञान कैसे काम करता है। और जब हम विज्ञान पर ज्यादा भरोसा करते हैं तो उसमें भी हमारी आस्था जुड़ी है। तो हम उसको, तरीका हमारा कोई और हो सकता है, आस्था का विषय हम अलग कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। रक्त पित्त में ये सारी चीजों को, बकरी का दूध भी काम करता है। हाँ, बकरी का दूध भी, अभी जैसे अभी रक्त पित्त की बीमारी है, सब प्लेटलेट्स गिरना भी रक्त पित्त की बीमारी है। बुखारों, ये तरह तरह के जो बुखार आते हैं ये भी रक्त पित्त है। रक्त पित्त में स्किन डिजीज की भी समस्याएं जुड़ जाती हैं। इसमें बकरी का भी बढ़िया काम करता है, खून को साफ करता है। और राज यक्षमा, ये भी बिगड़ा हुआ स्वरूप है दमा का, ठीक है। तो इसमें क्या काम करेगा? मक्खन, मिश्री, अड़सू, ये अड़ूसा का रस जो है, मुलेठी का चूर्ण भी बढ़िया काम करेगा। बंसलोचन, ये बंसलोचन भी है, एक मिट्टी के जैसा पदार्थ होता है, आप खाते तो मिट्टी मिट्टी जैसा लगता है खाने में। काकड़ा, सीगी, उसके बाद में ये तालिस पत्र चूर्ण, इस तरह से ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो राज यक्षमा के लिए अच्छा प्रयोग हो सकता है। काली खांसी में मक्खन मिश्री, काली खांसी का मतलब होता है वो सूखी की जो खांसी होती है, आते नीचे से ऊपर की ओर आ जाती है, खींच करके खांसते 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 खांसते, बहुत मुश्किल होता है, दर्द इतना होता है पेट के अंदर, बहुत मुश्किल। तो इसमें आंवले का मुरब्बा, क्योंकि तासीर में ठंडा है, और इसमें मुरब्बा यानी मिठास है, तो ये मिठास जो जाता है वहां पर
जाके वहाँ के टेम्परेचर को भी सेट करता है और वहाँ की खुश्की को कम करता है। जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो खुश्की होने लगती है, तो वहाँ जो खुश्की है उसको दूर करने के लिए मुरब्बा, मीठा, घी, तेल, घी तो भारी हो जाता है पचने में, मक्खन थोड़ा आसान रहता है, तो इसलिए मिश्री के साथ में मक्खन मिला के ये दवा दी जाती है। द्राक्षारिष्ट यानी वो अंगूर का जो बना हुआ द्राक्षारिष्ट, कई और भी दवाओं का मिश्रण होता है। ये सब नहीं करना है तो एक अच्छा सा आसान तरीका बता देता हूँ। 3 दिन में सब ठीक। दूध ले लो गरम गरम, राइट। कोई मिश्री ले लो, मिश्री को कितना, 2 चम्मच मिश्री ले लो, 1 गिलास दूध ले लो, 20 ग्राम मक्खन ले लो, 1 टाइम एडल्ट डोज। क्लियर। बस इसको फैट करके रात को सिप सिप करके पीना, गरम गरम और तवा दूध। 3 दिन पियेंगे, चौथे दिन आपको जरूरत नहीं पड़ेगी काली खांसी की। सफाई कर पाएंगे आप अच्छे से, एकदम सफाई कर। ये मेरे पास जो भी आते हैं मैं सबको यही चीज देता हूँ, भैया ये करो। खांसने की चौथे दिन जरूरत ही नहीं। हमारे यहाँ राजस्थान सरकार में, कांग्रेस की सरकार में, माननीय मंत्री जी की एक हमारे मित्र हैं, उनकी पुत्र वधू को यह समस्या हुई। अब खांसते खांसते वो वहां थे, पूरी ऊपर चढ़ गई, 1 महीने तक खांसी नहीं गई। वो सारे डायफ्राम वगैरह सब खींच के, पूरी आंतों में दर्द, पेट में दर्द, ये सब समस्या चलती रही। सूखी खांसी बढ़ते बढ़ते ये हालत आ गई। जब वो सांस लेने की स्थिति में नहीं है, डायफ्राम आकर के इधर आगे चिपक गया ड्राइनेस की कंडीशन में, तो डॉक्टरों ने उनको ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा के आईसीयू में डाल दिया, क्योंकि बचाना भी जरूरी है। अब पेट काट के ऑपरेशन किया और करके ये सारे जो सिस्टम ऊपर जाके चिपक गए खांस खांस के, उनको वापस अपनी जगह ला करके फिर ऑपरेशन किया। और जैसे ही होश आता उनकी खांसी फिर वापस शुरू हो जाती। क्योंकि खांसी, आपने फूल पत्ती तो काट ली, लेकिन इसका जड़ जो है, जड़ को आपने कुछ नहीं किया। तो आपने ऑपरेशन करके सेटअप तो कर दिया बड़ा बढ़िया बढ़िया, लेकिन अब टाँके टूटने का आपको डर लग रहा है, तो क्या करो, अगले को बेहोश करके इंजेक्शन दे दो बेहोशी का, तो वो अगली बेहोशी पड़ी रहती है। तो हमने कहा जब अब होश में आएगी तो 20 ग्राम मक्खन ये वाला प्रयोग कर लो, देखते हैं फिर क्या होता है, ऊपर वाला क्या करता है, कृपा कर दे शायद। तो 3-4 दिन लिया, उसके बाद में वो कहने लगे कि हाँ ठीक है, अब उनको बेहोशी की दवा देने की आवश्यकता नहीं, अभी खांसी जो है धीरे धीरे कम हो चुकी है, टॉलरेबल है, वो दिन में 1 या 2 बार ही होती है, सुबह शाम वो। तो मैंने कहा अभी 2-3 दिन और दो, तो बिल्कुल ठीक हो गई 2-3 दिन में। तो पूछते हैं पहले कहाँ थे, आपने पहले क्यों नहीं बताया, तो मैंने कहा मुझे थोड़ी बताया था आपने, पुत्र वधू भर्ती है उस दिन में तो हमें क्या पता। हिचकी की समस्या जो है, इसमें भी खुश्की की कहानी है, ड्राइनेस है। यदि एपिग्लोटिस जो होता है, ये गेट कीपर है, वो चौराहे पे खड़े हुए पुलिस के समान है। वो पुलिसमैन जो होता है, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, रेड लाइट ग्रीन लाइट ऐसा करता रहता है, राइट। तो आपको दिशा देने का काम करता है पुलिस में, आपको रास्ते दिखाने का काम कर रहा होता है। ठीक है, एपिग्लोटिस भी यही काम करता है। जैसे ही हम सांस लेते हैं तो वो क्या करता है, भोजन नली पे जाके बैठ जाता है कि अब देखो भोजन नली के अंदर हवा नहीं घुसनी चाहिए, पेट में हवा नहीं जानी चाहिए, इसलिए मैंने इसको बंद कर दिया। अब देखिए पेट में हवा घुसा के दिखाओ तो नहीं जाएगी। ये तो हम जानबूझ के ऐसा उल्टे उल्टे काम करते हैं। एपिग्लोटिस को अपनी जगह से न हटाते हुए सांस लेंगे तो हमारे फेफड़ों में जाएगी। जब हम खाना खाएंगे तो खाना खाते समय जब हम क्या करते हैं,
खाने को निगलना होता है तो क्या करते हैं, सांस को रोक के ही निगल सकते हैं ना। सांस लेते हुए कोई भी खाना नहीं खा सकता है या ना निगल सकता है, तो सांस को रोक के ही हम लोग ये कार्य करते हैं। तो वो क्या करता है, जैसे ही हम सांस रोकते हैं और हमारे मेडुला ऑब्लांगेटा यानी ब्रेन का एक पार्ट, वहां से सिग्नल जाता है। ये तभी जाएगा सिग्नल जब हमारा दिमाग कहीं बिजी नहीं होगा, हम खाना खा रहे होंगे तो खाने में ही दिमाग हमारा रहेगा, कहीं टीवी देखने में नहीं रहेगा, कहीं किसी से बात करने में नहीं रहेगा, तो वो काम करेगा, नहीं तो वो काम नहीं करेगा। कभी कभी उसके काम में बाधा हो जाती है। वैसे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको झेल लेता है, लेकिन बाय द वे वो अलर्ट मोड में नहीं हुआ तो उस दिन लेने के देने पड़ जाते हैं। आँख, नाक, मुंह सब में से पानी पानी एकदम निकलने लग जाता है, और वो जो खाने का एक दिन का जो है सांस की नली में जाके फंस जाता है एपिग्लोटिस के काम न करने के चलते। बस फिर आप देखिए, फिर आपके सब जगह से पानी निकलने लग जाता है। ऐसी धांस आती है कि बस ही बस खांसते रहते हैं, कोई पीछे से तबकारता है, कोई कहता है पानी पी लो, कोई कहता है ये कर लो वो कर लो। किसी से कोई समस्या नहीं हल होती है, केवल सांस आप जब तक रोक के रखेंगे तभी आपकी ये समस्या हल होगी। सांस, कुछ भी पानी पी लोगे इससे कुछ नहीं होना है। यही चीज है, ये तो बड़ा रूप हो गया। अब ये जो हिचकी है वो इसका छोटा रूप हो गया, यानी एक छोटा सा कण वहां पर अटक गया, जिसके कारण ये फेफड़ा क्या करता है, उसको खाना पसंद है नहीं, वो कहता है तो मेरा काम तो एयर को खाना है, मेरा खाना तो एयर है, आप मेरे पास एयर भेज दो। तो एपिग्लोटिस जो है, जब हम खाना खाते हैं तो वो सांस नली पे आके बैठ जाता है, तब एयर अंदर जाती नहीं है, वो अपना काम करता है और भोजन नली में भोजन चला जाता है। तो ये जो क्रम बिगड़ जाता है हमारी इंद्रियों की निष्क्रियता के चलते। निष्क्रियता क्यों आई, हमने ही तो किया निष्क्रिय उनको। तो हमारी अन्य विषयों में सक्रियता के चलते हमारी इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती हैं, और अन्य विषयों में सक्रियता के चलते हमारी इंद्रियों को जब हम निष्क्रिय कर लेते हैं तो वो सक्रियता उनकी इस एपिग्लोटिस को आगे पीछे लेने में नहीं रह पाती, जिसके कारण व्याधि सक्रिय हो जाती है, ऐसा बोल सकते हैं। तो हिचकी भी वही है। आप ये मोर पंख है, ये सब जो क्या है, ये वही काम कर रहे हैं, गर्म चीजें हैं थोड़ी तासीर में, है ना। बड़ी हर, ये भी गर्म है। चूर्ण मधु, मधु यानी ये हर्ड का चूर्ण और मधु शहद, पीपर, ये सारी चीजें गर्म है। जैसे आप गर्म चीजें देंगे और वहां पर जो हिचकी यानी एक कोई पानी की बूंद वहां श्वास नली के द्वार पे होगी, ये इन सब गर्मी की चीजों को पा करके वो वाष्प बन के इधर उधर शिफ्ट हो जाएगी, आपकी हिचकी खुद दूर हो जाएगी। आप चाहें तो सांस रोक करके कर सकते हैं, आप चाहें तो सूर्य वेदी प्राणायाम करके हल्का हल्का कर सकते थे, लेकिन अब आपको आदत पड़ गई कि दवा खानी है मेरे को, तो मेरी समस्याएं तो दवा से ही ठीक होंगी, आप दवा से करिए। कुछ लोग दुआ से ठीक करते हैं, कुछ दवा से ठीक करते हैं, कोई अपने सिस्टम को खुद समझ लेते हैं और खुद अपने से ठीक कर लेते हैं बिना कोई दवा और के। स्वर भेद, स्वर भेद की भी वही कहानी। मुलठी क्वाथ, हमारा स्वर जो है इसमें वोकल कॉर्ड्स में हल्की सी सूजन आ जाती है। सूजन आने के कारण वो एयर का बैलेंस वहां से जो शब्द में कन्वर्ट होता है, शब्द में तो जीभ से होता है, लेकिन वो एयर का जो वहां से पदार्पण होता है बाहर की तरफ, वो ठीक से नहीं हो पाता, जिसके कारण स्वर बनता नहीं, तो स्वर भेद हो जाता है। तो इसके लिए मुलेठी का क्वाथ अच्छा है, क्योंकि ये भी तासीर में गर्म है। कुलिंज का क्वाथ भी बाजार से आप ला सकते हैं, ये आपको मिल जाएगा। पीपल
वृक्ष की छाल, ये वमन के लिए अब आ जाते हैं अपन। स्वर भेद का एक और तरीका है, गले में सूजन आ गई है जिसके कारण स्वर भेद हुआ है। आपको सूजन के लिए क्या करना होता है, एक नमक का पोटली बना लो और तवे पे सेक लो, फिटकरी और नमक का चूरा लेकर के उस गले पे गरम गरम उस पे सेक कर लो। एक ये तरीका भी है इसको ठीक करने का। दूसरा, आप दवाइयों से ठीक कर सकते हैं। अभी क्या बताया सर आपने, वो गर्म करने वाला क्या चीज डालना है? क्या चीज? फिटकरी और नमक। कौन सा, सादा नमक या नहीं नहीं, व्हाइट वाला नमक। व्हाइट नमक? ओके। हाँ, यहाँ पर टाटा कंपनी का प्रचार कर सकते हैं हम। देश के लिए बेचारा काम भी कर रहा है थोड़ा बहुत। टाटा ने देश को दिया भी है, अडानी अडानी का तो पता नहीं। तो ये जो व्हाइट नमक है ना, ये बढ़िया काम करता है। यहाँ सेंधा नमक की जगह व्हाइट नमक का आप इस्तेमाल करेंगे, पोटली बना लो और सस्ता भी रहेगा। सेंधा नमक थोड़ा सा महंगा आता है उससे, तो सस्ती भी दवा है उसको। और फिटकरी का चूर्ण मिला के उसको सेक कर गर्म करके आप, फिटकरी नहीं तो खाली नमक का ले लो, फिटकरी की जरूरत ही नहीं। हाँ, फिटकरी के गरारे कर सकते हैं यदि कफ हो गया है तो। हाँ, एक और चीज प्रयोग कर सकते हैं, जो गायक कलाकार होते हैं ना, हम लोग जब भजन वजन गाने जाते थे बचपन में, इन भजनों में लोग बड़े जलते थे, कुड़ते थे, पता नहीं क्या लेने वाले हैं। और भजन के अंदर भी राजनीति शुरू हो जाती थी। क्या होता था, ये जो आ, अच्छे जो गायक होते थे जिनकी आवाज अच्छी होती थी, मैंने आवाज खराब होते हुए भी देखी है। तो गायकों की भजना, ये जो रागी वगैरह होते हैं, इन सब की सेवा के लिए लोग बाग कुछ न कुछ लाते रहते हैं उनके लिए। कोई चाय ले रहा है, कोई कॉफी ला रहा है, कोई कुछ बना के ला रहा है इनकी सेवा के लिए। गरम गरम चीज, मतलब गले का सेक लगेगा तो गले का आराम हो जाएगा, तो वो फिर से अच्छे से भजन गा सकेंगे, है ना। तो इसके लिए क्या करते थे ये लोग, जो होती है ना ये मांग जो भरने का साधन है ना, सिंदूर, ये सिंदूर चाय दूध में लोग डाल करके कई कलाकारों को पिला देते थे। तुरंत वहीं के वहीं गला हमेशा के लिए खराब हो जाता है। कभी भगवान ना करे आप लोगों को ऐसी दुर्बुद्धि आए या किसी को आए, किसी के साथ में ऐसा ना करो। तो स्वर भंग हो जाता है, फिर वो गाने के लायक नहीं रहता, हमेशा के लिए खत्म। उसका कैरियर भी खत्म, सिंगर का, अच्छे से अच्छे सिंगर का कैरियर खत्म हो जाता है। तो ऐसी दुर्बुद्धि ना तो किसी को आए, ना भगवान किसी को दे। ऐसा कई लोग करते थे, तो हम लोग उनको बुला के अपने तरीके से ये बता देते हैं, भैया ऐसा करो, आधा ग्राम फंकी लगाओ। किसकी? नमक ले लो आधा ग्राम, और आधा ग्राम ले लो फिटकरी का चूर्ण। इसको फंकी लगा लो गर्म पानी में डाल करके, या फिर ऐसी फंकी नहीं लगाओ तो गर्म पानी में डाल करके पी लो 1 कप में। बस, इससे ज्यादा नहीं पीना, तुरंत ठीक हो जाता है। तो ये जो स्वर भंग है, ये इस तरह से भी ठीक हो सकता है। तरीके बहुत सारे हैं। आगे बढ़ते हैं, हम चर्चा करते हैं वमन, उल्टी की। उल्टी वगैरह आए तो फिर क्या करना है। पीपल वृक्ष की छाल का पानी भी ले सकते हैं, और बड़ी इलायची का चूर्ण भी आप ले सकते हैं। तो बड़ी इलायची चाहे तो आप चूस भी सकते हो, इलायची भी चूस सकते हो, तो आपको उल्टी आना ये सब जो चल रहा है वो कम हो जाएगा। और पीपल वृक्ष की जो छाल है उल्टी के लिए अच्छा है, इसका क्वाथ बना सकते हो, लेकिन गरम नहीं लेना, गरम नहीं लेना।
मतलब नॉर्मल हो जाए, रूम टेम्परेचर पे आ जाए, तब आप इसको लेंगे। क्योंकि गर्म लेने से तो उल्टी हो रही है, अंदर पेट में गर्मी बढ़ गई है, इसकी वजह से तो ये सब हो रहा है, तो उसको ठीक करना है। तो उल्टी के लिए पीपल का वृक्ष, जो खाने का उल्टा पुल्टा खाया जिसके कारण ये उल्टी उल्टी का हो रहा है। वैसे उल्टी आना अच्छी बात है, अच्छी बात नहीं, हर बार किसी भी महिला को उल्टी आए तो आप लड्डू खाने की जो फिराक में मत रहा करिए। हर बार लड्डू नहीं मिलेंगे। तो वो बीमारी भी हो सकती है, लड्डू वाली बात नहीं हो सकती है हर बार। तो ऐसे में पीपल वृक्ष की छाल का पानी, ये बड़ी इलायची का चूर्ण अच्छा काम करता है उल्टी आने पर। और उल्टी आने का सिस्टम हो रहा है तब तो ये काम करेगी, और उल्टी आ गई, कुछ भी खाए और उल्टी आ जा रही तुरंत, तो होम्योपैथी की एक मेडिसिन आती है, उसका नाम है इपिकाक 30 CH, लिख लीजिए इपिकाक 30 CH। जिसको आप देंगे 1-2 डोज में उल्टी बंद हो जाती है। फिर से रिपीट करेंगे क्या? इपिकाक, स्पेलिंग? इपिकाक में स्पेलिंग आएगी EPECAC, इपिकाक। ओके। हाँ, एक और झगड़ा है ना, ये अमेरिकन और ये US वाला जो ग्रुप है ना, इनके झगड़ा है। इसका प्रोनाउंसिएशन में भी यहाँ पे ये कुछ लोग IPPE ऐसा भी करते हैं, इपिकाक। तो ये AP में ये फर्क है, तो इनका झगड़ा रहता है। ये कभी Z को जगह SS भी लिख देते हैं, कई प्रोनाउंसिएशन का ये रहता है। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इपिकॉक देंगे, जाके होम्योपैथी वाले को देंगे, वो समझ जाता है बंदा, उसको स्पेलिंग भी बताने की जरूरत पड़ती नहीं है। वो आपको समझना है कि मेडिसिन वाले को क्या बोलना है, तो वो अपने आप दे देता है। ऐसी खतरनाक वाली मेडिसिन नहीं है जो डॉक्टर के लिखे बिना नहीं मिलेगी, तो वो हाँ मिल जाएगी, आप जाके बोलेंगे दे देंगे। थैंक यू। हाँ, कुछ एक मेडिसिन है जिसमें आप डॉक्टर के बिना आपको लिख के नहीं देंगे, बिना लिखे नहीं देंगे। चक्कर आने की बात में देखते हैं तो अपन दमासा का क्वाथ। तो दमासा जड़ी बूटी और उसका क्वाथ बनाओ और उसका प्रयोग करो। ब्राह्मणी, शंखपुष्पी, जटामांसी का क्वाथ, इनको मिला करके ब्राह्मणी, शंखपुष्पी और जटामांसी को 2-2 चुटकी मिला लो, बहुत है, इतने का क्वाथ बना लो, सिंगल डोज हो गया। चक्कर आने पर ये धीरे धीरे काम करेगा, क्योंकि ब्रेन से जुड़ी हुई चीज है ये मामला। यानी शरीर में क्या अपान वायु बिगड़ने के कारण या खून की कमी के कारण, किसी भी कारण ब्रेन के अंदर एयर का फ्लो ज्यादा हो गया है, अपान वायु बिगड़ गई, तो ये जिसका निष्कासन नीचे की तरफ से होना चाहिए ऊपर की तरफ जाने लग जाती है, और वहां पे हल्की हल्की सूजन हो जाती है, जिसके कारण वहां पे किसी भी कारण से ब्लड का फ्लो और ऑक्सीजन का फ्लो वहां पर कम हो जाए तो चक्कर आना स्वाभाविक है। यह बीपी का बढ़ जाएगा तब भी फ्लो ब्लड का ज्यादा हो जाएगा तब भी चक्कर आएगा, कम आएगा तब भी चक्कर आएगा। फर्क है अलग अलग में। होम्योपैथी की मेडिसिन में तो अलग अलग तरीके से कई तरह के चक्कर हैं। जैसे आप खड़े होकर के बैठने के बाद में खड़े होते हैं तो अलग चक्कर और उसकी दवा अलग।
आप खड़े खड़े आपको राइट की तरफ घुमेरी आ रही है तो आपकी दवा बदल जाएगी, आपकी लेफ्ट की तरफ आ रही है तो घुमेरी आ रही तो दवा बदल जाएगी। ऐसे अलग अलग है होम्योपैथी में, क्योंकि 6000 मेडिसिन है अलग अलग, तो अलग अलग सिम्टम्स है। आयुर्वेद में ये चक्कर नहीं है, आयुर्वेद में आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, वो तो कारण वो ढूंढना पड़ेगा आपको। हीमोग्लोबिन की कमी है तो उसके कारण है, ऑक्सीजन की कमी है तो प्राणायाम करा दीजिए, ऐसा कुछ कर सकते हैं, राइट। तो चक्कर आने में आंवले का मुरब्बा, अनार का रस, हीमोग्लोबिन कम है तो अनार का रस आप देंगे, बिल्कुल हफ्ते 10 दिन में आपका हीमोग्लोबिन उसका ठीक हो जाएगा, बंदे का, पेशेंट का। गुलकंद भी दिया जा सकता है, यानी रक्त के अंदर गर्मी बढ़ गई है जिसके कारण आरबीसी डेड हो रहे हैं, हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, तब भी ये होता है, राइट। तो ऐसी कंडीशन अलग अलग बन सकती है। दाह, आंवले का मुरब्बा, दाह के लिए आंवले का मुरब्बा है, धनिया का पानी है, नींबू का शरबत है। सर दाह क्या है? दाह, दाह स्किन डिजीज मतलब, अच्छा जी। हाँ। तो सफेद चंदन भी आप घिस करके जल में पिलाना, ये भी श्रेष्ठ है। तो चंदन क्या करता है, वही रक्त की बीमारी को ठीक करता है, खून को साफ कर देगा। आंवले, आंवला भी ये कड़वा कषाय रस का होता है, ब्लड को साफ करता है। धनिया का पानी, धनिया भी खून को साफ करता है। ये किडनी के ऊपर काम करता है, किडनी को सब सारे सिस्टम ओके कर देता है, तो ब्लड का प्यूरिफिकेशन बराबर होता है, यूरिन भी अच्छा बनता है तो बाहर निकल जाता है। नेफ्रॉन्स को साफ करता है। नेफ्रॉन्स क्या भला, ये किडनी के अंदर जो पार्ट होते हैं उसको नेफ्रॉन्स कहा जाता है। जैसे अपने सेल होते हैं बॉडी में, कोशिका जिसको बोलते हैं हिंदी में, ऐसे ही ब्रेन की कोशिका होती है उसको अलग, और हमारे बाकी शरीर के कोशिकाओं का अलग अलग नाम है, सबका अलग अलग जगह का अलग अलग नाम है। तो ये जो हमारे जो सेल होते हैं किडनी में वो नेफ्रॉन कहलाते हैं, लीवर वाले हेपेट कहलाते हैं, ऐसे अलग अलग हैं। हेपेट है, नेफ्रॉन्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, जो ब्रेन वाली है न्यूरॉन्स हैं, ये सब का अलग अलग है, ठीक है। सबके नाम अलग अलग है। इन नाम से क्या काम, हमको तो अपने बीमारी से काम, सीधी सी बात। नाम को हमें क्या करना, हमें कोई परीक्षा थोड़ी देने जाना है, हमें अपना काम करना। उन्माद, जो दिमागी परेशानी जिसको एग्रेशन बोल सकते हैं अपन, तो पुराना घी कोई आपके पास पड़ा हो तो वो बढ़िया काम करता है। ब्राह्मणी स्वरस भी काम करता है, जटामांसी, यानी ये सब दिमाग से जुड़ी हुई बीमारियां हैं। इनमें क्या है, उन्माद में वात बढ़ जा रहा है शरीर में, यानी ड्राइनेस आ रही है ब्रेन के अंदर। आपके न्यूरॉन्स जो है बॉडी के, ब्रेन के जो न्यूरॉन्स होते हैं, क्योंकि उसमें न्यूरॉन्स ही है 90% बॉडी में, ब्रेन में न्यूरॉन्स है। इनमें ड्राइनेस आती है जो माँ के पेट से जो एक तो उसमें जो अंदर लचीलापन या उसमें तरावट होती है वो धीरे धीरे खत्म होती जाती है, ऐसे बोलो, ऐसे समझ लो। तो ये सब क्या करते हैं, उसको नरिशमेंट देने में हेल्प करते हैं। हालांकि वो सही तो नहीं होता, लेकिन वो रुक सकता है। ब्रेन का जो है, ब्रेन की प्रॉब्लम आगे न बढ़े ज्यादा, उसको आप रोक सकते हैं। वो सही नहीं होता, सही होने के लिए आपको उसके कारण भी हटाने पड़ेंगे, जब समाधान कहीं जाकर के मिलता है। उम्र और अवस्था पर भी निर्भर करता है कि, क्योंकि न्यूरॉन्स सब जानते हैं, ऐसा कोशिका है हमारे शरीर का, यानी हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका बोले तो न्यूरॉन है। तो न्यूरॉन्स हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, ठीक है। अब एक और मैं सेंटेंस बोलता हूं, हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम है अंडा, एग, ओवन।
ओवम होता है ना, ओवम, जो महिलाओं का अंडा होता है, मासिक धर्म में एक एग पैदा होता है, एक बार में एक राइट में होता है, एक लेफ्ट में होता है, एक महीने राइट से आएगा, एक बार लेफ्ट से आएगा। तो ये ओवम यानी शरीर का सबसे बड़ी कोशिका है, बॉडी की सबसे बड़ी कोशिका। अब बड़ी और लंबी का मतलब कैसे बोले? बड़ी, जैसे लाल किला बड़ा है, कुतुब मीनार लंबी है, ऐसे, राइट? ऐसे समझ लो, राइट। एक तो वर्टिकल मान लो इसको, एक ऐसे मान लो। और सबसे छोटी जो कोशिका है वो है पुरुष का शुक्राणु। शुक्राणु का एक शुक्राणु जो होता है वो सबसे छोटी कोशिका है। आगे बढ़ते हैं अब। उन्माद के बारे में हो गया। काफी लंबा समय होगा, 6 बज गए। चलिए नेक्स्ट पेज में अपन फिर आगे कदम रखेंगे। सर खत्म कर दो। समापन करते हैं, नहीं तो घर वाले कहने लग जाएंगे भैया ठीक है सर। ऐसी क्लास मत किया करो। और है? बाकी काम भी तो करना हमारा है। हुक्का पानी बंद कर देते हैं। बिल्कुल ठीक। चलिए, वैसे भी ज्यादा करते तो याद भी नहीं रहता ना, तो रोज से ज्यादा भी बहुत है सर ये। है। हाँ बहुत है। बहुत होता है, इसको पढ़ेंगे इतने में बहुत कुछ हो जाएगा। चलिए, ठीक है। आपको मैंने दे दिया है, ये चार्ट तीनों अवेलेबल है। पूरा हो गया लगभग मेरी तरफ से ये वाला, ओके। है ना? हाँ जी। तो अगला पेज हम नेक्स्ट में लेंगे। प्रणाम ठीक। सभी को, नमस्कार। हाँ। प्रश्नों का तो कोई विषय आ नहीं रहा इसमें, मुझे लग भी नहीं रहा है कि कुछ प्रश्न बनने चाहिए। कुछ ऐसी चीज है भी नहीं, क्योंकि अभी तो लिखने का ही क्रम चल रहा है।